तो चैप्टर के शुरू में हमें हमारा मेन कैरेक्टर को देखने को मिलता है जो बोट से सामान उतारने का काम कर रहा है। और वो बोलता है कि मेरा डैड और मेंटोर हमेशा कहा करता था लोग अपने बॉडीज़ को बस ज़िंदा रहने के लिए मूव कराते हैं। और फिर वो आगे बोलता है वो लोग सही कहते थे। एंड देन वो कुछ काम करता हुआ लोगों को देखकर बोलता है जैसे कि वो लोग। एंड देन हमें एक फ्लैशबैक देखने मिलता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर को लोग मारने के लिए चारों ओर से घेर रखा है, बट वो वह सबको काट कर रखता है। एंड फाइनली सीन कंटिन्यू होने पर बोलता है एंड सेम गोज फॉर मी। और फिर वो आगे बोलता है हमें हमारा बेस्ट करना पड़ता है चाहे इसमें क्या भी क्यों ना हो जाए, फर्स्ट गुजारा करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, और सेकेंडली फादर होने का ड्यूटी निभाने के लिए, और थर्ड प्राउडली हेड ऑफ द फैमिली बने हुए रहने के लिए। एंड देन भाई बोलता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये सब कुछ बनने जा रहा हूँ ऑल बाय माई सेल्फ, एक फादर बनकर। एंड देन भाई फिर से अपने बारे में हमें बताते हैं लाइक हेड ऑफ द फैमिली मतलब हाउस होल्ड का लीडर, और मेरा फैमिली नाम नो है, सो मैं नो परिवार का मुखिया बनने जा रहा हूँ। और फिर वो आगे बोलता है जब पास्ट में मैंने मार्शल आर्ट सीखा तो मुझे यकीन था कि आदमी को हमेशा बिग ड्रीम्स देखना चाहिए और एक गोल को सेट रखना चाहिए ताकि उसे फुलफिल करके वो आसमान के स्टार की तरह चमक उठे और एक मैचलेस पर्सन बने जो किसी को भी फेस कर सकता है जो कि उसके सामने आ जाए। एंड शायद हमारा भाई ये सब हासिल कर चुका है क्योंकि वो आगे बोलता है कि ये सब हासिल करना पीस ऑफ केक की तरह है, मतलब बहुत आसान। लेकिन वो आगे बोलता है कि मुझे तो चट्टान की तरह मजबूत इंसान बनना ही था जिसके 3 वाइफ हो, 7 कंक्यूबाइंस और 3 वक्त पूरे व्हाइट राइस और साथ में एक साइड डिश, वो भी हर दिन। मतलब बेसिकली वो एक वेल्दी लाइफ चाहता था, लेकिन तभी उसे मार पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और वो बोलता है लेकिन बस 2 घंटे की नींद लेने के बाद, पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं बस खाने और पोटी करने का टाइम लेता था, लेकिन फिर भी मैं अपने ओल्ड मैन को कभी हरा नहीं पाया। और उससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि मेरे फादर कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिन्हें स्किल मार्शल आर्ट्स लोगों में से कंसिडर्ड किया जाता हो, और मुझे कहा गया कि वो एक ऐसा पर्सन था जो एमलेसली घूमता फिरता था। तभी फादर उसे बीट करने के बाद उसे बोलता है डोंट वरी माय सन, तुम्हारे पास अभी भी काफी ज्यादा स्किल्स है कुछ करके जिंदगी गुजारने की, और आगे तुम केयरफुल होते हो तो ओल्ड होने तक तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी मिल सकता है, वो भी मेरे तरह। जो सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा फादर खुद को हम्बली जांच किया, वो भी सच्चे कहीं ज्यादा, और वो मेरे लिए भी सेम चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा एम्बियस और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और फिर वो बहुत हार्ड ट्रेन करता है और बोलता है कि एक ओल्ड मैन का कहना है कि आदमी का मेहनत उसे कभी भी धोखा नहीं देता, और फिर मुझे उस बात पर यकीन भी था। सो मैं बहुत हार्ड मेहनत किया और ये नहीं देखा कि दिन चल रहा है या रात, ठंडी या गर्मी। एंड ये कहने के बाद भाई हमसे सीधा पूछता है कि क्या तुम सब इस बात से सहमत नहीं हो कि ऐसे आदमी को बस उसके नाम के 2 लेटर से ही पहचाने। और उससे भी बड़ी सवाल ये है कि क्या सच में मेरा मेहनत आखिर में काम भी आएगा। और फिर वो आगे बोलता है कि फादर के गुजर जाने के बाद मैं एक फैंसी टाइटल के साथ एज ए प्रिटी गुड फाइटर जिंदगी गुजर रहा था, और मेरा टाइटल था एस रैंक प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन भाई ये भी बोलता है कि जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचता है वो परेशान होता है क्योंकि उसका फादर एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे उसने खो दिया। एंड देन वो मूरिम वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स पर कदम रखता है जहाँ जाने से उसका फादर उसे हमेशा मना किया, बट भाई का कहना है फिर भी वो वहाँ गया। और फिर वो आगे बोलता है कि मुझे लगा मैं वहाँ फिट हो जाऊंगा और मुझे यकीन था वहाँ मैं किसी को भी हरा दूंगा जो मेरे सामने आएगा, और मैं हमेशा यही सोचता था जब तक मैं उनसे नहीं मिला। फिर भाई हमें बताता है कि मैं अभी उनके बारे में बताना नहीं चाहता, इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, जहां मैं कहना चाहूंगा ठीक है भाई जैसा आप चाहो। एंड देन भाई बोलता है कि उसके बाद मैं फिर से बिन मंजिल का ट्रैवलर बन गया, और तब वो मेरी जिंदगी में पहली बार आई, और वो एक ऐसी पर्सन थी जो मेरे पहुंच की बाहर थी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ना ही मैं उसे प्यार करना बंद कर सकता हूँ और ना ही मैं उसे कभी भूल पाऊंगा। और फर्स्ट मुलाकात से ही मुझे लगा वो एक वेल्दी फैमिली से है, और वो मुझे अभी भी याद है जैसे कि वो कल की बात हो। और वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनी हुई थी जिस पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और वो एक ट्रू लेडी थी जो अपने हर एक शब्द के साथ एलिगेंट और ग्रेटफुल थी, और उसकी ग्लो जस्ट अमेजिंग।
और वो मेरे जैसे आदमी से कम्प्लीटली अलग थे। और जब हमने शादी किया लोग बस उसी के सामने अच्छे होने की ट्राई करते थे, और ऐसा मैं भी उसका ऑरा के कारण थे या फिर शायद उसकी काइंडनेस के लिए। और एक बात तो साफ थी, वो बहुत ही स्पेशल थी और मुझे आज तक यकीन नहीं होता उसने मुझे अपना पार्टनर चुना। और वो मेरे लिए जेम और ट्रेजर की तरह बहुत प्रेशियस था। एंड शी वॉज माइंड एंड माइंड अलोन। और मैं बस चाहता था वो कभी भी रिग्रेट ना करे मुझे हस्बैंड चुनने के लिए। सो मैं बहुत हार्ड काम करने लगा ताकि मैं बहुत ज़्यादा कमा सकूं। और मैं बस चाहता था वो अपनी बेस्ट लाइफ गुजारे और अच्छा खाना खाए और मैं अच्छी अच्छी उसे गिफ्ट दिला दूं जितनी खूबसूरत वो है। लेकिन मैं इतना नहीं कर पाया क्योंकि मैं जितना कमाता था वो मेरे अकेले के लिए तो काफ़ी था मगर दोनों के लिए नहीं। और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कम अपने पर खर्च करता था फिर भी जो मैं बचाता था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। और फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ वो जितना पेनी सेव किया वो आकर अपने वाइफ को दे देता है और बोलता है डियर मुझे माफ करना मैं बस यही तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। जहाँ ब्यूटीफुल वाइफ ग्रेट के साथ बोलती है कि तुम जितना लाते हो मैं उसमें बहुत खुश हूँ एंड थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। एंड ये याद करने के बाद भाई आगे बोलता है कि वो बहुत काइंड और अंडरस्टैंडिंग थी और एक बार भी हमारे लाइफ के बारे में कंप्लेन नहीं किया। और मैंने बार बार कहा भी था उसे मुझे किसी भी चीज़ के लिए थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कभी रुका नहीं। और ऑफ कोर्स उसकी काइंड हार्टेड वर्ड मुझे हमेशा ताकत देता था। और हमें एक नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ लोग उसे बुरा भला बोलता है बट वो याद करके बोलता है कि मुझे किसी भी बात का घंटा भी परवाह नहीं था और मैं वो बंदा था जो असलियत में उन्हें प्रीटी करता था। लेकिन उन्हें ब्लेम करके भी क्या फ़ायदा क्योंकि किसी के पास भी ऐसा बेबी नहीं थी जो मेरे बेबी की तरह खूबसूरत और काइंड होती। और उसी के साथ मैं ना ही कुछ मांगा और ना ही कुछ चाहा क्योंकि मैं पूरा हो चुका था। मानो कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लाकी इंसान बन गया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था और उस मोमेंट को मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड नहीं किया। और फिर वो उस मोमेंट को याद करता है जहाँ वो नाचने लगता है बोलकर कि मेरा खुद का बच्चा मेरा अपना खून। और फिर वो आगे बोलता है एक आदमी जिसके पास कोई भी फैमिली नहीं, दोनों पेरेंट्स गुजर जाने के बाद, और इस दुनिया पर मैं इससे ज़्यादा और कुछ मांग ही नहीं सकता हूँ। तो ये था हमारे हीरो का पास्ट जो उसने अभी अपने मुंह से हमें सुनाया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको भी तो ट्रस्ट मी एंड अपना कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यहाँ से मौसम बिल्कुल बदलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। खैर उसके बाद हमें प्रेजेंट पर नो को परेशान देखने को मिलता है और वो बोलता है डैम इट कहीं यहाँ मैं मर ही ना जाऊँ। और वो यहाँ तक भी बोलता है क्या ऐसा कोई वे है जिसे मैं उसकी पेन को फील कर पाऊँ, जिसे आप समझ सकते हो कि अपने बीवी से वो कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी एक दादी आकर बोलता है कि ये ऐसा है मानो कि तुम माउंटेन के बाद माउंटेन का सामना कर रहे हो। और अभी तक 5 घंटा हो चुका है लेकिन बेबीज का कोई अता पता नहीं है। जो सुनकर नो परेशान होता है और बोलता है तो अभी मुझे क्या करना होगा। चाहे वह दादी बोलती है कि नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय एक अहम डिसीजन लेने के अलावा। चाहे नो भी लाइक क्या, चाहे तभी दादी बोलते हैं माँ या फिर बेबी में से तुम्हें एक को चुनना होगा। जहाँ नो एकदम से सैड होता है और गुस्सा होकर मन ही मन बोलता है गॉड अब मुझे कभी भी लक क्यों नहीं भेजते हो। और फिर गुस्सा होकर नो बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या, बस माँ को बचा लो। तभी अंदर से माँ की आवाज़ आती है नहीं कभी भी नहीं। और नो की वाइफ उस हाल में बाहर आती है और बोलती है मुझे बेबी चाहिए वो भी हर कीमत पर। जहाँ नो भी लाइक लेकिन हनी। तभी दादी बोलती है ऐसा मत करो ये काफ़ी खतरनाक है। और नो बोलता है वापस जाओ तुम्हें लेटे रहना होगा। जहाँ तभी रो रो कर वाइफ बोलती है प्रॉमिस करो। जहाँ तभी नो बोलता है ऑल राइट सो प्लीज़ तुम अंदर जाकर लेट जाओ। देन फिर से डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है जो मोमेंट नो के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था। लेकिन कुछ ही टाइम पर दादी अंदर से आवाज़ देती है और बच्चे का भी रोने का आवाज़ आता है और दादी बोलती है नो तुम बाप बन चुके हो वो भी एक लड़के का। जो सुनकर नो खुशी से रो पड़ता है लेकिन उतने में वाइफ फिर से चीख उठती है जो सुनकर नो चौंक जाता है। और तभी दादी शॉक्ड होकर बाहर आती है और कहती है ओ माय गॉड बस एक ही नहीं बल्कि और भी 2 ट्विंस बाहर आ रहे हैं सो तुम जल्दी जाकर 2 औरत को लेकर आओ। तभी नो भागने लगता है
जहाँ सीन चेंज होने पर 3 बच्चा और माँ को देखने को मिलता है, जहाँ माँ बोलती है 2 बेटा और 1 बेटी, मैंने अच्छा किया ना। जहाँ तभी वो देखकर नो रो पड़ता है, जहाँ वाइफ कहते हैं क्या तुम्हें हग नहीं करना, जहाँ नो एक्साइटेड होता है मगर इससे पहले वो बच्चे को कभी सुआ भी नहीं है तो उससे बच्चे को उठाना नहीं हो रहा था। तब वाइफ उसे अच्छे से टीच करती है कैसे उठाना है और बच्चे को गोद में उठाकर वो रो पड़ता है और बोलता है मैं तब भी नहीं रोया जब मुझे चाकू से हमला किया गया, लेकिन मेरे बच्चे जो हमेशा मेरे साइड रहेगा और मैं उनका। तभी वाइफ रोने लगती है और नो को हनी कहकर पुकारती है, जहाँ नो बोलता है यस हनी। जहाँ तभी वाइफ रो रो कर सॉरी बोलने लगती है, जो देखकर नो चौंक जाता है और बोलता है कि व्हाट। जहाँ तभी वाइफ बोलती है मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जहाँ तभी नो बोलता है तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, तुम कभी भी कहीं भी नहीं जा रहे हो। तभी वाइफ फिर से सॉरी कहकर आंखें बंद कर लेती है, जो देखकर नो बोलता है ग्रैनी क्या हुआ। तभी ग्रैनी भी दुखी होता है, जो देखकर वाइफ का नाम पुकार पुकार कर वो जोर जोर से चीखने लगता है, जिसे सुनकर बच्चे भी रो पड़ता है। तभी वो ग्रैनी को पूछता है क्या हो रहा है, जहाँ ग्रैनी बोलती है आई एम सॉरी शी ऑलरेडी गॉन। और फिर ग्रैनी आगे बोलती है उस बॉडी के साथ 3 बच्चे। और फिर ग्रैनी एकदम से चुप हो जाती है, जो सुनकर नो एकदम टूट जाता है और गॉड को कंप्लेन करता है, वो भी ढेर सारा लाइक मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों। और वो इतना गुस्सा होता है कि उसका रेज से बच्चे भी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। और उसके बाद वो बच्चे को ग्रैनी को थमाकर वाइफ के पास आता है और रोने लगता है और वाइफ का हाथ पकड़कर रोता ही जाता है और बोलता है सॉरी, लेकिन सैड होने के लिए अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे तीनों को संभालना होगा और मैं तीनों को अच्छे से संभालूंगा, चाहे मुझे क्या भी क्यों ना हो जाए और क्या भी क्यों ना करना पड़े। सो रेस्ट इन पीस। और अगर तीनों को मैं आने वाले सालों में सही से बड़ा किया तो मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा। और फिर नो बाहर आता है और तीनों को देखकर गुस्सा होता है और मनी मन बोलता है कि आखिर तीनों एक साथ क्यों आए, साल में एक एक करके भी तो आ सकते थे। मतलब वो गुस्सा तो है, लेकिन एट द एंड वो भी बोलता है आखिर में वो मेरा ही बच्चे है, सो मुझे उन्हें प्यार करना ही होगा, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो। और फिर भाई ग्रैनी को बोलता है ग्रैनी मुझे 2 नैनी चाहिए। चाहे ग्रैनी बोलता है ठीक है चिंता मत करो। तभी नो ग्रैनी से कहता है कि प्लीज बस आज मेरे बच्चे को संभालो। और उनके वहां से जाने पर भाई आउट ऑफ कंट्रोल होता है और रेत से पागल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो खुद को ही बोलता है संभालो खुद को, तुझे तेरे बच्चे को जिंदा रखना है। एंड देन भाई अपने वाइफ को फेयरवेल कहता है और साथ ही बोलता है तुम्हें वेट करना होगा, क्योंकि मुझे हमारे बच्चे का ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा। और ताकि वो लोग बड़े हो जाए, शादी करे और अपना परिवार शुरू करे, है ना। और ये कहने के बाद फाइनली अलविदा कहकर भाई बोलता है तो फिर मिलेंगे। और यहाँ से एक ऑसम लव स्टोरी का द एंड होता है, लेकिन एक बाप का सफर शुरू हो जाता है। जुड़े रहना क्योंकि कहानी बहुत ही शानदार है और खास करके इसका एक्शन बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो चैप्टर शुरू होता है गाजंग से, जो अपने बीबी के फंडल के बाद आकर उसके कुछ पुराने चीजों को निकाल कर देखता है जो उसने काफी पहले गिफ्ट दिया था। और वो देखकर नो गाजंग बोलता है उसने इन सब चीजों को खराब होने नहीं दिया, जबकि मैंने उसे बार बार इन्हें फेंकने कहा ताकि मैं नया लाके दे सकूं। और वो रो पड़ता है वो सब देखकर, मगर तभी वो बोलता है कि तुमने बहुत कलेक्ट किए हो। और फिर सारे ज्वेलरी देखकर गाजंग आगे बोलता है कि हमारे पास इतना कुछ है, जबकि हमें घर खरीदे हुए कुछ समय भी नहीं हुए। और फिर वो बोलता है कि मुझे 1 डिकेड तक अच्छी जिंदगी गुजारना होगा 3 बच्चों और 2 नैनीज के साथ। एंड ये सोचने के बाद वो आगे बोलता है मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया, सो मुझे और चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब ख्याल आता है और वो बोलता है वेट, क्या होगा अगर मैं मर जाऊं, इन बच्चों का तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। एंड ये सोचने के बाद वो बोलता है नहीं, मुझे तब तक जिंदा रहना होगा जब तक मेरे बच्चे खुद काबिल ना बन जाए। एंड ये सोचने के बाद वो काम मांगने पुराना मालिक के पास जाता है, जहाँ वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ गाजंग उसे बोलता है तुमने कहा था मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, और साथ में तुमने ये भी कहा था कि मैं ज़्यादा कमाना डिजर्व करता हूँ अगर काम कम भी हो तो। जहाँ वो आदमी बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल गार्ड बनना सुबह शाम वो बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ गाजंग डेस्परेटली बोलता है कि लेकिन मैं अपने काम पर माहिर हूँ, मैं एक चूहे को भी अंदर घुसने नहीं दूंगा। चाहत भी वो आदमी बोलता है फिर भी तुम्हारे डिमांड के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चाहत भी बेचारा गाजंग पोलाइट होकर पूछता है कोई और रास्ता नहीं है क्या। चाहत भी वो आदमी पूछता है हमारा ब्रेव गाजंग को इतना जल्दी क्या है। चाहत भी बेचैन होकर गाजंग बोलता है कि वो सब मत पूछो, बस मुझे एक काम दे दो जो हाई पेइंग हो और जिसमें रिस्क बहुत कम हो। चाहत भी वो आदमी बोलता है ऐसा कोई चीज है ही नहीं। चाहत भी वो सुनकर गाजंग उदास होता है। चाहत भी वो आदमी पूछता है क्या तुम अपने किड्स के लिए ये सब कर रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम एनलिस्टिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते हो।
जहाँ गाजंग भी लाइक वो क्या होवे, जहाँ आदमी बोलता है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और सॉर्ड क्लैन मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रहा है, जहाँ गाजंग दोनों का नाम लेकर बोलता है क्या ये दोनों मोरिम की बड़ी बातचीत नहीं है, जहाँ आदमी बोलता है तुम सही हो और सारे मर्सिनरीज इकट्ठा हो रहे हैं उन दो प्लेस के लिए। जहाँ तभी गाजंग पूछता है कि आखिर दोनों रिक्रूटिंग क्यों कर रहे हैं, तभी आदमी बोलता है मुझे कैसे पता होगा, बस मुझे इतना पता है वो लोग हाई अमाउंट पे कर रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ अच्छी खासी अमाउंट मिल सकता है। तभी ये जानने के बाद गाजंग सोचता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और द सॉर्ड क्लैन क्या मैं वहाँ अच्छा कर पाऊंगा। और फिर भाई आगे सोचता है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन एंड द सॉर्ड क्लैन दोनों ने मोरिम में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कमाया, सो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तभी वो आदमी बोलता है आई होप तुम्हें सब पता लग गया, अभी मुझे जाना होगा। तभी गाजंग पूछता है क्या वो खतरनाक नहीं होगा और क्या वो दोनों ग्रुप आपस में फाइट नहीं करते। तभी परेशान होकर वो आदमी बोलता है देख हम भी मोरिम पर ही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन, सॉर्ड क्लैन, फोर कनेक्शन एसोसिएशन और द मोरिम अलायंस इन सब ने लास्ट 3 साल पहले फाइट किया। जो सुनकर गाजंग भी लाइक रियली, जहाँ वो आदमी बोलता है हाँ, और अभी पावर्स का एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है जिस कारण से सभी अपने घर पर होल्ड करके बैठे हुए हैं, सो तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब भी गाजंग बोलता है ऑलराइट मुझे काम ढूंढना ही होगा, एंड देन वो सॉर्ड क्लैन पहुंचता है जहाँ रिक्रूटमेंट की तैयारी चल रहा है और एक आदमी एक एक करके पार्टिसिपेंट का नाम वहाँ दर्ज कर रहा है। और तभी गाजंग आकर बोलता है मेरा नाम है नो गाजंग, मैं यहाँ वॉरियर के लिए रजिस्टर करने आया। तभी वो आदमी आहिस्ता बोलता है कि ये तो एक वॉरियर ही लग रहा है लेकिन उसका आंखें, एंड ये कहने के बाद वो उसे एज पूछता है जहाँ गाजंग बोलता है 28। तभी वो सुनकर जिस कॉन्फिडेंट के साथ गाजंग बोला, एक बंदा बोलता है कौन है वो, हाँ जो अच्छा दिखना चाहता है। तभी रजिस्टर करने वाला आदमी गाजंग को एक काला धागा देकर कहता है कि इसे रिस्ट पर बांध लो और आगे चले जाओ। जहाँ तभी गाजंग पूछता है अंदर जाकर क्या करूं। जहाँ तभी आदमी बोलता है वहाँ टेस्ट देना और क्या, खैर वो तुम्हें अंदर पता चल जाएगा, तो जाओ अभी अंदर, बाकी को आने दो जो लोग वेट कर रहे हैं। तभी गाजंग अंदर से सॉर्ड क्लैन देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज है। तभी गार्ड उसे बोलता है काले धागे का टेस्ट उस तरफ है। तभी दिखाए हुए दिशा पर आकर गाजंग देखता है कि कुछ लोग एक बड़ा सा रॉक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी रॉक को उठा भी लेता है, तो एग्जामिनर उसे क्वालिफायर बताता है और गाजंग को बुलाता है। जहाँ हैंड फ्री के साथ गाजंग बोलता है कि मुझे क्या करना होगा। जहाँ एग्जामिनर उसे बोलता है कि तुम्हें बस रॉक को अपने सिर के ऊपर उठा लेना होगा। तभी गाजंग रॉक के पास आकर बोलता है कि क्या ये बस एक रॉक नहीं है जो कुछ लोग उसे उठा भी नहीं पा रहा है। और फिर गाजंग आसानी से उसे उठा लेता है और बोलता है व्हाट द हेल, ये इतना लाइट क्यों है। और फिर वो आगे बोलता है कि बहुत ज़्यादा ताकत एक साथ लगाने के कारण अभी मेरा बैक दुख रहा है। और तभी सभी गाजंग का तारीफ करने लगते हैं और एग्जामिनर शॉक्ड होकर पास बोलकर कहता है कि अब तुम वहाँ जा सकते हो। तभी नेक्स्ट टेस्ट देखने को मिलता है जो एक हाई जंप कंपटीशन है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, अगर मिट्टी में गिरते हो तो खरबूज कट जाएगा क्योंकि वहाँ टूटे हुए शीशे का एक जाल है। जो देखकर गाजंग बोलता है क्या वो लोग मोबिलिटी को परख रहे हैं। और फिर गाजंग उसे अच्छे से देखने लगता है। तभी एग्जामिनर बोलता है अगर डर लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। जा गाजंग बोलता है ना मैं तो आ रहा हूँ। और फिर भाई एकदम से इस पार से उस पार छलांग लगाकर सबको हैरान कर देता है। और तभी एग्जामिनर उसे एक और धागा देकर आगे भेजता है। जहाँ आगे जाते हुए गाजंग सोचता है कोई मजाक तो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि इतना इजी टेस्ट से कोई वॉरियर कैसे चुनेगा। तभी वो काटिंग चैलेंज पर आता है जहाँ मोटा लकड़ी के टुकड़े को शॉर्ट से टुकड़ा बनाना है। और गाजंग के लिए ये भी आसान था, तो वो और ज़्यादा परेशान होता है और आराम से लकड़ी को 2 हिस्सा करता है। लेकिन वो कटने से पहले ना कुछ कहा ना कुछ एक्सरसाइज किया, वो सिंपली काट दिया। जो देखकर एग्जामिनर चौंक जाता है और बोलता है पास। और तभी गाजंग बोलता है नेक्स्ट टेस्ट का क्या। जहाँ एग्जामिनर रेस्ट नोटिस करके बोलता है रेड व्हाइट ब्लू ऑल डन, मतलब एग्जाम खत्म। तभी गाजंग भी लाइक डोंट टेल मी, वो लोग वॉरियर नहीं बल्कि सर्वेंट ढूंढ रहे हैं और हो सकता है उन लोगों को बैटल के लिए सर्वेंट चाहिए। तभी एग्जामिनर उससे उसका टाइटल पूछता है। जहाँ गाजंग भी लाइक क्या है वो। तभी आदमी चिल्लाकर पूछता है मार्शल टाइटल बोलो। तभी गाजंग बोलता है कि जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ मुझे स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर कहा जाता था। जहाँ आदमी भी लाइक क्या स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर। जहाँ गाजंग भी लाइक यप, और मैं इस फील्ड पर काफी ज्यादा फेमस हूँ। तभी एग्जामिनर बोलता है सो क्या तुम कह रहे हो तुम एक मर्सिनरी हो, तो तुम्हारा स्कूल के बारे में कुछ बोलो। जहाँ स्कूल सुनते ही गाजंग सोच में पड़ता है और बोलता है मुझे याद तो है मेरा टीचर स्कूल के बारे में कुछ बोल तो रहा था लेकिन वो मुझे याद नहीं। जहाँ एग्जामिनर भी लाइक कौन हो तुम जो तुम्हें अपना स्कूल के बारे में याद नहीं। जो सुनकर गाजंग ऑकवर्ड हो जाता है और एग्जामिनर बोलता है कोई नहीं, जब तुम सारा टेस्ट क्लियर कर चुके हो तो बाकी सब मैटर नहीं करता है।
और मैं तुम्हें एक फर्स्ट रेट वॉरियर रिकमेंड करता हूँ। जो सुनकर गाजंग भी लाइक लगता है टेस्ट बढ़िया गया और जाते हुए उसे एक चीज़ दिखाई देता है। सो वो देखकर एग्जामिनर बोलता है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास स्ट्रिंग्स है, और फिर वो मनी मन बोलता है कि वो एक्चुअल डिसाइपल के लिए जो उन्हें प्रैक्टिस के बाद क्लीन भी नहीं किया, लेकिन कुछ भी नहीं, वो उतना वैल्यूएबल नहीं है। एंड ये सोचने के बाद वो गजांग को बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। जहाँ गजांग बोलता है अगर बाकी लोगों ने किया तो मैं क्यों नहीं। तभी गजांग जाकर उसे पंच देता है बट वो बाउंस बैक होता है, जो देखकर एग्जामिनर हंसने लगता है और बोलता है इस पपेट को हराना आसान नहीं। तभी गजांग शर्मा जाता है सोचकर कि इज्जत का कबारा हो गया। सो वो फिर से एक बार जबरदस्त पंच देता है, जो देखकर एग्जामिनर चौंक जाता है। तभी गजांग बोलता है प्लीज एक बार और। तभी एग्जामिनर भी लाइक क्या, और उतने में गजांग उस चीज को फोड़ कर रखता है जिसे आप देख ही सकते हो, और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो वो कितना स्ट्रांग है। और फिर फनी फेस बनाकर भाई एग्जामिनर से पूछता है मैंने 2 पंच किया, क्या उसके बावजूद मैं पास हूँ। देन उसे मेन बॉस के पास लाया जाता है, जहाँ वो गजंग के हाथ पर सारे धागा देखकर खुश होता है। जहाँ गजंग बोलता है मैंने सारा टेस्ट क्लियर किया है ना। जहाँ आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी गजंग पूछता है तो क्या हम पैकेज और बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जहाँ मास्टर भी लाइक क्या। तभी गजंग बोलता है जबकि मैं एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ तो हमें सब कुछ डिस्कस करना होगा है ना, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन भेजा, मुझे कितना सैलरी मिलेगा और मुझे क्या चाहिए। तभी मास्टर बोलता है ओके तो तुम पूछो तुम्हें क्या जानना है। गजंग बोलता है शॉर्ट क्लान पर फैमिली वेलफेयर पॉलिसीज क्या क्या है। तभी मास्टर भी लाइक वो क्या होता है। तभी गजंग भी लाइक क्या तुम्हें पता नहीं एम्प्लॉयज को काम कराने के लिए मंथली सैलरी, फैमिली वेलफेयर ये सब देना पड़ता है। लाइक देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मैं अपने बच्चों को फ्री में एक स्कूल भेज सकूँ पढ़ाने के लिए, और बगल में एक घर जहाँ मैं काम करूंगा। और हाँ मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, अगर मुझे एक नैनी मिलती जो मेरे बच्चों का ध्यान रखते। एंड ये कहने के बाद वो अजीब वजह से मास्टर को घूरता है और बोलता है क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया। सो वो आगे बोलता है कि चलो नैनी को छोड़ो, उसे मैं अपने पैसों से ही ले आऊंगा, लेकिन मुझे एक घर और एक पढ़ाई का जगह चाहिए जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकूं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा नहीं कर पाऊंगा। एंड ये कहने के बाद भाई भी लाइक क्या मैंने ज्यादा मांग लिया, क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया तो। और वही होता है भाई, वहां से रिजेक्ट होता है। और नेक्स्ट सीन हमें गाजांग शॉर्ट क्लान के बाहर देखने को मिलता है और वो गुस्सा होकर बोलता है चिप बास्टर्ड, ऐसा नहीं तुम लोग छोटा मोटा दुकान चलाते हो, बल्कि तुम मोरिम के 4 पिलर में से एक हो, और फिर भी तुम्हारा औकात बस इतना ही। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया, बस मैं इतना मांग रहा था ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल कर पाऊं। और फिर वो आगे बढ़ता है और बोलता है ड्रैगन एसोसिएशन तुम मुझे निराश बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जहाँ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों चैप्टर शुरू होता है नो गाजांग से, और वो बोलता है कि ड्रैगन एसोसिएशन मुझे निराश मत करना, मैं आ रहा हूँ। एंड सीन चेंज होने पर हमें देखने मिलता है वो पिछले क्लान की तरह ड्रैगन एसोसिएशन पर भी सारा टेस्ट क्लियर करता है, और मास्टर उसे बोलता है तुम पास हो चुके हो। तभी गाजांग पूछता है कि मेरा एक सवाल है, और वो फैमिली वेलफेयर के बारे में पूछता है। जहाँ मास्टर भी लाइक हमारे पास वो सब नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हो जाएगा। जहाँ तभी गाजांग भी लाइक ये हो गया तो आगे का भी पूछ लेता हूँ। एंड देन वो बोल रहा है कि मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए और एक जगह जहाँ मेरे बच्चे पढ़ पाए। जहाँ मास्टर बोलता है हाँ यहाँ एक मार्शल आर्ट्स स्कूल है जहाँ हम हमारे लोगों के बच्चों को टीचिंग देते हैं। सो अगर तुम भी अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाना चाहते हो तो तुम उसे उस स्कूल पर रोज भेज सकते हो। और जहाँ तक बात रही घर की तो तुम्हें वो भी दिया जाएगा, जो थोड़ा दूर है लेकिन कैसल के अंदर ही है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और कुछ चाहिए तो अभी तुम बता सकते हो। जहाँ भी शर्मा कर भाई भी लाइक वो एक नैनी की इंतजाम होती तो मेरे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता। जहाँ तभी क्लान मास्टर बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एक नैनी भी ढूंढ के दे दूंगा। तभी इतना बेनिफिट्स देखकर गाजांग मुस्कुराता है और मन ही मन बोल रहा है कि अब लग रहा है ड्रैगन एसोसिएशन 4 पिलर में से एक है। एंड देन वो पूछता है कि सेकेंडरी टेस्ट मुझे कहाँ देना है। जहाँ मास्टर बोलता है और कोई टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सीन कट होता है और हमें गाजांग का नया घर देखने को मिलता है, जहाँ वो बस अभी अभी बच्चों को लेकर आया, क्योंकि आप देख सकते हो उसने अभी कुछ भी सामान अनपैक किया ही नहीं। और वो सोचता है कि ऑफकोर्स मैं बहुत डरा हुआ हूँ मेरे जॉब और मेरे फ्यूचर को लेकर। तभी उसका एक बेबी हाथ सामने करता है और वो उसे एक उंगली थमाकर बोलता है कि क्या मैं इनका देखभाल कर पाऊंगा। और फिर वो खुद से बोलता है कि जो भी हो इन्हें कभी कुछ होने में नहीं दूंगा और अच्छे से इनका देखभाल करूंगा। और फिर उसके दिमाग पर ढेर सारा ख्याल आता है। सो वो बोलता है मगर कैसे,
क्योंकि मुझे बस एक ही काम आता है और वो भी लोगों को मारना। और ये सब सोचकर उसे रोना आता है और वो बोलता है हनी तुम मुझे छोड़कर चले गए, वो भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है और आखिर ये सब मैं अकेला कैसे करूँगा। और फिर भाई खुद को संभाल कर बोलता है कि मैं वीक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं वीक पढ़ा तो मेरे बच्चे भी कमज़ोर पड़ेंगे और मुझे इन्हें बड़ा करने के लिए कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे वो करना है जो हर एक अच्छे पेरेंट्स करते हैं और मैं उन्हें ऐसे परवरिश दूंगा ताकि वो मेरे तरह एसोल ना बने। और तभी हमें एक दीवार पर सीन कट होने पर नैनी हायरिंग का पोस्टर देखने मिलता है, जहां बहुत लोग एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें कैसल में से अच्छे ट्रीट मिलने वाले हैं। तभी नैनी का फर्स्ट इंटरव्यू देखने को मिलता है जो हमारा गाजंग भाई खुद कंडक्ट कर रहा है, जहाँ फर्स्ट नैनी का इंटरव्यू के लिए एक सेक्सी सा लेडी वो भी अलग ही अंदाज से गाजंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, जहाँ गाजंग भी लाइक मुझे नैनी चाहिए, ब्यूटीफुल लेडी नहीं। एंड देन एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है क्योंकि एक ओल्ड लेडी आती है इंटरव्यू के लिए एंड उन्हें देखकर गाजंग भी लाइक क्या एक नैनी जो करता है वो आप इस उम्र में कर पाओगे। एंड उम्र के बाद से वो दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे हैंडल करने के बाद गाजंग नेक्स्ट बुलाता है। तभी एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर सा औरत हाजिर होती है जो देखकर गाजंग का गला ही सूख जाता है और तभी वो नैनी आसपास देखने लगती है यहाँ इतना बदबू क्यों है और तुम यहाँ बच्चों को कैसे रख सकते हो। तभी गाजंग भी लाइक मिस चलो पहले बैठकर बातें करते हैं, लेकिन मिस भी लाइक चलो नैनी के काम प्रैक्टिकली करते हैं। एंड देन वो कमरे को क्लीन करने लगती है एंड उसके बाद तीनों बच्चे को गोदी में उठाती है, जब बच्चे रोने लगते हैं सो मिस कहती है वो अच्छा तुम्हें भूख लगी है। एंड देन वही मिस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने लग जाती है, जो देखकर गाजंग मनी मन भी लाइक शिट मिस आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या। जहाँ मिस भी लाइक तुम इतना लाल क्यों पड़ रहे हो, क्या कभी किसी बच्चे को खाते हुए नहीं देखा। जहाँ इसी के साथ भाई को एक ट्रस्टवर्दी नैनी मिल गया जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। एंड देन सीन चेंज होने पर गाजंग को देखने को मिलता है जहाँ उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो भी एक बड़ा और मोटा आदमी से, और वो गाजंग का आईडी है फर्स्ट रेड जो कि काफी ऊंचा ओहदा है, जो देखकर वो चौंक जाता है। तभी आदमी बोलता है फर्स्ट रेट वॉरियर सारे एम्प्लॉयड वॉरियर से ताकतवर है, सो मैं उम्मीद करता हूँ तुम वैसे ही एक्ट करोगे। जहाँ तभी वो सुनकर गाजंग बोलता है तो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना होगा। जहाँ वो आदमी भी लाइक तुम फ्रंट गेट पर गार्ड के तौर पर अपना काम शुरू करोगे। जहाँ गाजंग भी लाइक क्या एक गार्ड। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है कि शायद तुम डिससेटिस्फाइड होंगे और शायद तुम्हें ये कम लग रहा है एक फर्स्ट रेट वॉरियर के तौर पर, लेकिन हर एक को पहले इससे गुजरना पड़ता है। जहाँ गाजंग भी लाइक तुम्हें कौन बोला मुझे यह अजीब या बुरा लगा, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। एंड देन भाई खुशी से झूमता है और बोलता है कि डैम गार्ड का पोस्ट एकदम परफेक्ट है। जहाँ तभी वो आदमी सोच में पड़ता है और बोलता है कि इतना खुश क्यों है, क्योंकि एक वॉरियर के लिए ये किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। और फिर वो आदमी उसे आगे बोलता है अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, बाकी ऑफिस जनरल तुम्हें बोल देंगे तुम्हें क्या करना है, सो अभी के लिए मैं चलता हूँ। और जाते जाते वो भाई को वेयर्डो बोलकर चला जाता है, क्योंकि गाजंग भाई साहब का रिएक्शन ही कुछ वैसा ही था। एंड उसके जाने के बाद गाजंग भी लाइक व्हाट ए नाइस जॉब, क्योंकि ना कोई गधा कैसल पर हमला करेगा और ना गार्ड को जंग में जाना पड़ता। एंड गाजंग भी लाइक सब कुछ ठीक से हो रहा है। एंड तभी वाइस ड्रैगन जी हाकड़ो को देखने को मिलता है, जहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि गाजंग को फर्स्ट ग्रेट वॉरियर के तौर पर फ्रंट गेट पर प्लेस किया गया। और फिर वो आगे बोलता है कि और लगता है उसका ओरिजिन जानने में और जासूसी करना पड़ेगा एंड उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। जहाँ जी हाकरो बोलता है कि गुड जॉब, उसे केयरफुली ऑब्जर्व करो। तभी गार्ड मास्टर यानी जी हाकरो को पूछता है कि मैं हैरान हूँ इस बात को सोचकर कि आप उसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो। जहाँ हाकरो भी लाइक क्या सचमुच, जो सुनकर गार्ड एकदम से डर जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लगा। तभी हाकरो टेस्ट को याद करता है जहाँ गाजंग बोला था ये जगह काफी बढ़िया है बाकियों से। तभी बाकी सुनकर मास्टर का होश उड़ गया, तो मास्टर ने पूछा इसका मतलब, जो सुनकर गाजंग चौंक जाता है और सच बोलता है कि मैं इससे पहले शॉर्ट क्लान गया था, लेकिन वो सारे बहुत चीप है जो मुझे कुछ भी बेनिफिट ऑफर नहीं कर रहे थे। तभी मास्टर भी लाइक अच्छा ये बात है, और फिर वो मनी मन सोचता है कि कोई नहीं, इन फ्यूचर उन्हें बहुत पछतावा होने वाली है। तभी गाजंग पूछता है कि ये जो आप मेरे लिए इतना कर रहे हो क्या आपके लिए वो सही है। जहाँ मास्टर बोलता है मतलब। जहाँ गाजंग बोलता है जो आप मेरी सारे मांगों को पूरे कर रहे हो। जहाँ मास्टर बोलता है मैं ये सब रियल वॉरियर के खातिर कर सकता हूँ जिसके अंदर काफी पोटेंशियल हो, सो इस बात को बाकियों से सीक्रेट रखना। जहाँ गाजंग भी लाइक हाँ बिल्कुल। तभी मास्टर भी लाइक ओके, क्या तुम्हें सचमुच अपने स्कूल के बारे में नहीं पता। जहाँ गाजंग भी लाइक मुझे मुश्किल से थोड़ा बहुत पता है।
तभी उसे देखकर मास्टर बोल रहा है आखिर उसे किस तरीके का मॉन्स्टर ने पैदा किया। आई एम रियली वंडर, और इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है जो उसे ट्रेन कर सकते हैं। और तभी गजंग भी लाइक क्या स्कूल के बारे में बताना होगा, जहाँ जी हाकरो भी लाइक नहीं मैंने तो बस वो ऐसे ही पूछ लिया था। तभी गजंग भी लाइक हाँ बिल्कुल, और वॉरियर के लिए मायने नहीं रखता वो किस स्कूल से बिलोंग करता हो वगैरह वगैरह, बस मायने रखता है कि वो ताकतवर है कि नहीं। तभी जी हाकरो मन ही मन कहता है कि लेकिन मुझे जानना है आखिर तुम्हारा स्कूल कौन सी है, क्योंकि जो तुझे टीचिंग दिया वो कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है। और फिर वो पूछता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, सो क्या तुम मोरिम में कदम नहीं रखे हो। जहाँ गजंग भी लाइक नो वे, मैं मर्सिनरी वर्ल्ड में ही ठीक हूँ, क्योंकि मोरिम पूरी तरह से एक अलग दुनिया है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी जी हाकरो मन ही मन बोल रहा है कि इस बंदे को कोई देखकर बोल नहीं सकेगा कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि मुझे भी टेस्ट से पहले अंदाजा बिल्कुल नहीं था। एंड हमें करंट सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ जी हाकरो उस आदमी को बोलता है ओके जल्दी से इन्वेस्टिगेशन फिनिश करो, जहाँ वो बंदा यस कहकर चला जाता है। एंड हाकरो भी लाइक तुम्हारे बारे में जानना मजेदार होगा, और वो ये भी सोचता है कि आखिर मैं उसे किस जगह पर यूज करूंगा। देन उसके बाद सीन देखने को मिलता है जहाँ बेचारा डैड सारे बच्चे को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सो ही नहीं रहा। और वो बोलता है कि प्लीज बेबीज सो जाओ, मुझे कल काम पर जाना है। लेकिन बेबीज उसे और परेशान करते हैं, सो वो बोल रहा है कि मुझे टेम्परेरी नैनी हायर करना नहीं चाहिए था। और भाई रो रो कर बोल रहा है कि मुझे लगा मैं इन्हें अकेले हैंडल कर पाऊंगा। और फिर वो सोचता है कि मुझे नैनी को बताना पड़ेगा कि वो इन्हें दिन में कम सोने दे। तभी सारे बेबीज हंसने लगते हैं, जहाँ गजंग भी लाइक कि इतनी हिम्मत जो अपने बाप पर हंस रहे हो। और फिर कुछ देर बाद वो बोलता है कि क्या ये लोग रात भर जागने वाले हैं एंड दिन में सोने के कारण। और फिर गजंग उन्हें सुलाने की हर कोशिश करता है, और बहुत टाइम बाद सारे बच्चे सो भी जाते हैं, जो देखकर गजंग राहत का सांस लेकर बोलता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट डन। और फिर भाई बहुत केयरफुली बच्चे को सुलाने जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को सुलाता है बच्चे का आँख खुल जाता है और वह सन्नाटा सा जाते हैं। लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ बता रहा था, मानो कि तूफान की पहले वाला खामोशी था। और तभी बच्चे बहुत जोर जोर से रो पड़ता है, और उस साउंड से बाकी दो भी जाग जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। जहाँ वो देखकर गाजंग भी जोर जोर से रोने लगता है। एंड गाजंग भी लाइक क्या ये सारे मुझे झुंड बनाकर bully कर रहे हैं। एंड देन भाई देर रात तक बेबीज को ऐसे ही संभालता है और अपने बाहों में ही लेकर सोता है। और सारे बेबीज को सोता हुआ देखकर उसके आंख भर आते हैं और बोलता है कि तुम लोग इतने छोटे और वार्म क्यों हो। तभी एक बच्चा मुस्कुराता है, जो देखकर गजंग बोलता है अच्छा तो यू हैविंग ए गुड ड्रीम। और फिर गजंग बोलता है कि क्या मैं ऐसे ही सो सकता हूँ, लेकिन क्या होगा मैं गलती से उनके ऊपर ही सो गया तो। और गजंग से वो मिस्टेक ना हो इसीलिए वो अपने पैर को बांध देता है और बॉडी पर वेट भी पुट ऑन करता है ताकि वो बेबीज के ऊपर ना सो जाए, जो दर्शाता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। और ये प्यारा एडवेंचर अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। सो आज का चैप्टर हम यहाँ खत्म करते हैं।